जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 116 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और आपको अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दे दीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण। देखिए, वर्षा का जो बूंद गिरता है तो ये किस आकार में गिरता है, तो ये गोलाकार आकृति में गिरता है, ठीक। तो गोलाकार आकृति में गिरने का इसका कारण क्या है। देखिए, इसका कारण, मुख्य कारण ये है, ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो है ना ये गोलाकार आकृति को घेरता है, ठीक। देखिए, पृष्ठ तनाव का जो गुण होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो है हमेशा जो न्यूनतम क्षेत्र घेरने का गुण रखता है, ठीक ना। ये हमेशा चाहता है कि ये कोई भी चीज़ में है न्यूनतम क्षेत्र घेरा जाए, ठीक ना। ये न्यूनतम क्षेत्र घेरने के चक्कर में क्या होता है, ये गोल हो जाता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना। इस में से कौन है जो कि एसआई यूनिट में सुमेलित नहीं है, ठीक। देखिए, एम दिया हुआ है कार। देखिए, कार का एसआई यूनिट क्या है, जूल होता है, हाँ सही बात है। ये बी में दिया हुआ है बल। देखिए, बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, हाँ ये भी सही है। सी में दिया हुआ है द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है यानी कि केजी होता है, तो ये भी सही है, ठीक। डी में देखिए दिया हुआ है दाब, ठीक ना। दाब जो यहाँ दिया हुआ है तो दाब का एसआई यूनिट यहाँ डाइन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक ना। तो आखिर दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, तो दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है, ठीक, पास्कल होता है, ठीक। अब देखिए डाइन, डाइन क्या है, तो डाइन देखिए ये जो है ना आपको बल का सीजीएस मात्रक, बल का क्या है ये, तो ये सीजीएस मात्रक, ठीक। मतलब क्या है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यही तो सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, पुनः सुमेलित करने वाला देखते हैं। ए और इधर में सुमेलित करते हैं किसको किस में मिलता है। देखिए, एम दिया हुआ है भूकंप। देखिए, भूकंप को जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये देखिए सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो ए दू के साथ मिल गया, ठीक। तो ए दू के साथ देखिए किस किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे मिलाते हैं। बी में दिया हुआ है आपको ऊंचाई, ठीक। देखिए ऊंचाई, ऊंचाई किसके साथ मिलेगा, तो देखिए ऊंचाई को कौन मापता है, तो देखिए ऊंचाई को मापने वाला यंत्र को कहते हैं अल्टीमीटर, ठीक है। तो यानी कि बी 3 के साथ मिल गया। देखिए बी 3 के साथ तीनों में ही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो नहीं अभी क्लियर हुआ। सी में दिया हुआ है विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा जो है किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपको ए मीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा ए मीटर के द्वारा मापा जाता है, तो सी का एक हो जाएगा, ठीक। देखिए सी का एक जो है केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं तक में हमको क्लियर हो गया कि जन कौन इसका उत्तर होगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। एक बचा हुआ है आपको प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को मापा जाता है आपको ओम में, ठीक। तो इस डी मिल गया 4 के साथ, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, ठीक। देखिए, कोई भी जो उपग्रह जो है, जैसे ये उपग्रह है, जैसे ये पृथ्वी, सबसे पहले देखिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, जो उसका उपग्रह रहेगा, ठीक है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक उपग्रह, तो कौन है, तो ये आपको चंद्रमा है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है अपने कक्ष में, तो ये किस कारण से लगा रहा है, ठीक है। देखिए इस पर क्या होता है कि इस पर जो है एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, ठीक है, इसी कारण से चक्कर लगाता है, ठीक है। और ये अभिकेंद्र बल जो है इसे ही कहा जाता है आपको केंद्राभिमुखी बल, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखिए कार्य डब्ल्यू, देखिए कार्य को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो डब्ल्यू बराबर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से देखिए हम फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए एफ एफ क्या हुआ, यहाँ बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। देखिए एस क्या है, तो एस यहाँ विस्थापन है, विस्थापन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूरी हो गया, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। तो दूरी का डी मतलब इसका क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन मीटर देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब देखिए तो देखिएगा तो न्यूटन मीटर को ही जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जूल कहा जाता है, ठीक है। न्यूटन मीटर को ही दूसरा नाम जूल भी है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल है, ठीक है। अब देखिए कार्य कैसा राशि है, सदिश है या अदिश है, ठीक है। देखिए कार्य क्या है कि एक प्रकार की क्या है, तो अदिश राशि, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी काम होता है तो उसका तो दिशा तो निर्देशित नहीं रहता है कि किस दिशा में ये काम हो रहा है, नहीं, सिर्फ उसका परिणाम पता रहता है, ठीक है। दिशा पता नहीं रहता है, ठीक है। इसी कारण से क्या हो गया, ये अदिश राशि हो गया, ठीक।
देखिए अगला प्रश्न है कि खगोलीय दूरियां, जो खगोलीय दूरियां होती है, यह प्रकाश वर्ष में मापी जाने का क्या कारण है, ठीक ना। यानी कि सबसे पहले समझिए कि खगोलीय दूरी होता क्या है। देखिए खगोलीय दूरी क्या होता है, ये देखिए दो ग्रह के बीच की दूरी कहिए या दो तारा के बीच की दूरी कहिए, यही आपको खगोलीय दूरी कहलाएगा, ठीक ना। तो देखिए खगोलीय दूरी, देखिए कोई भी दो ग्रह है तो दो ग्रह के बीच की दूरी इतना ज़्यादा रहता है कि, या चाहे दो तारा के बीच की दूरी इतना ज़्यादा रहता है कि उसे जो है ना आपको किलोमीटर में आप नहीं नाप सकते हैं, ठीक ना। किलोमीटर में या मील में भी, ये सब छोटा पैमाना हो गया, ठीक ना, इसमें आप नहीं माप सकते, ठीक ना। इसी कारण से जो है ना इसका यूज किया जाता है प्रकाश वर्ष को मापने के लिए, ठीक ना। और एक बात और समझिए कि सबसे पहले समझिए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है, ठीक ना। देखिए प्रकाश वर्ष होता क्या है, देखिए एक साल में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा, यानी कि एक वर्ष में जितना दूरी तय कर लेगा प्रकाश, उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक ना। तो और देखिए क्या होता है कि प्रकाश का जो है एक और गुण होता है इसको मापने के लिए, कि देखिए प्रकाश जो होता है ना, ये हमेशा जो है ना, ये ब्रह्मांड में जो है ना, ये प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहता है, ठीक ना। और स्थिर भी रहता है और ये उच्च परिशुद्धता का रहता है ये प्रकाश, ठीक, प्रकाश वर्ष, ठीक। तो प्रकाश जो होता है गतित, इसी कारण से ये प्रकाश वर्ष में हम मापते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि तारकीय पिंडों के बीच की दूरियों को परिवर्तित नहीं होती है, नहीं है, गलत बात है। बी में कहा है कि तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता है, ये भी तो नहीं होगा। अब देखिए सी में जो है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करती है। डी में जो है कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, ठीक है। अभी तुरंत बताए थे कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसी कारण से तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, देखिए सबसे पहले देखिए कि कोई भी चीज़ अगर कहीं पर तैर रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ है पानी, ठीक, ये देखिए टब में पानी डाला हुआ है, ठीक, पानी डाला हुआ है। और देखिए इस पर जब हम केरोसिन तेल डाल देंगे तो केरोसिन तेल क्या होगा कि ये जो है ऊपर पर चमकने लगेगा, ठीक ना, ये चमकता है, ठीक ना। तो ये ऊपर में ही रहता है, ठीक ना, मतलब ये चमकने का इसमें गुण होता है। तो ये मतलब क्या होता है, ये जो है ना तैरने लगा है, ठीक है, पानी के ऊपर क्या करने लगा है, ये तैरने लगा है। तो तैरना ये क्यों लगा है, ठीक है, इसका देखिए मुख्य रीजन क्या है, ये देखिए मुख्य रूप से ये घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कोई वस्तु है, देखिए ये वस्तु यहाँ जैसे पानी है तो पानी को हम ए मान लेते हैं, और देखिए ये केरोसिन तेल है, इसे हम बी मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए हुआ क्या है कि देखिए जो तैर रहा है, यानी कि कौन तैर रहा है यहाँ पर, तो बी तैर रहा है, ठीक ना। तो बी जो तैर रहा है तो इसका घनत्व जो है ना ए की अपेक्षा हमेशा कम होगा, ठीक ना। मतलब क्या हुआ कि जिसमें तैरेगा उसका घनत्व जो है ना हमेशा जो तैरेगा उससे जो है अधिक होगा, ठीक ना। तो उससे अधिक होगा तभी नहीं ये कम वाला तैर पाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो है ना जो केरोसिन तेल जो तैर रहा है तो उसका घनत्व जो है ना पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण वो तैर रहा है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, देखिए किस ऑप्शन दिया ये बात, ये देखिए ये बात दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, नहीं। अगर पानी के घनत्व से अधिक उसका घनत्व होता तो क्या होता, ये पानी में डूब जाता, मतलब पानी में डूब जाता और पानी ही जो है ना आपको केरोसिन तेल पर तैरता, ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये तो गलत हो गया, ठीक। बी में कहा है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि देखिए पानी के घनत्व से उसका घनत्व कम है तभी तो वो पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक। देखिए सूची एक में आपको कुछ इकाई दिया हुआ है, यानी कि कुछ यूनिट दिया हुआ है, और देखिए वो किसका यूनिट है, सूची दो में दिया हुआ है, ठीक। देखिए वाट, यहाँ पर हमको वाट दे दिया है ए नंबर में। देखिए वाट ये किसका यूनिट है, ये जो है आपको वाट होता है तो ये आपको शक्ति का यूनिट है, ठीक, नहीं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक। अब देखिए शक्ति का मात्रक क्या हो गया, तो वाट हो गया। अब देखिए नॉट है, ठीक, तो नॉट किसका मात्रक होता है, तो ये नॉट होता है आपको समुद्र की गहराई की गति मापने का, मतलब कि समुद्री जहाज की गति मापने का यूनिट है नॉट, ठीक। अब देखिए नॉट्रिकल मील क्या है, ये नॉट्रिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए कैलोरी किसका मात्रक है, तो ये है आपको उष्मा का मात्रक कैलोरी, ठीक। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ए का 4, देखिए ए का 4 देखो मात्र ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है ना। देखिए माप का कौन सा ऐसा इकाई है जिसमें क्या करेंगे कि हम 0.39 से गुणा कर देंगे तो वो आपको 1 इंच प्राप्त होगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले समझिए, देखिए देखिए ये कौन सा इकाई होगा, देखिए ये जो है ना आपको सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। देखिए सेंटीमीटर में जब हम इतना से गुणा कर देंगे 0.39 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 1 इंच प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो
इंच प्राप्त हो रहा है। ठीक, देखिए ये क्यों प्राप्त हो गया, इसी कारण प्राप्त हुआ। देखिए जैसे कि 1 सेंटीमीटर जो यूनिट होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपको 0.39 इंच के बराबर होता है। ठीक ना, तो 0.39 इंच के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सेंटीमीटर को इंच में बदलेंगे तो उसको 0.39 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसी कारण से इसमें गुना हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक, ये क्या है, कुछ ये बर्तन है। ठीक, इस बर्तन में जो है, चलिए वस्तु कुछ रख देते हैं, वस्तु के रूप में क्या रखें, यहाँ देखिए इस वस्तु के रूप में इसमें हम क्या रख देते हैं, दूध ही रख देते हैं। ठीक, दूध रख दिए। ठीक, देखिए दूध लगभग कितना, हम 1 kg दूध लगभग अभी रख दिए हैं। ठीक, 1 kg रख दिए। ठीक, अब देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में कि वस्तु की मात्रा बदलने पर, वस्तु की मात्रा बदलना है। ठीक ना, मात्रा बदलना मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 kg है इसके जगह पर हम 2 kg भी रख सकते हैं, 3 kg भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक ना, मात्रा बदलने का मतलब, या इससे अधिक भी रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं। ठीक ना, देखिए क्या कौन अपरिवर्तित रहेगा, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एम दिया है कि आयतन। ठीक, यहाँ देखिए 1 kg जो है ये इतना ही क्षेत्र घेर रहा है। ठीक ना, जब इससे हम ज़्यादा कर देंगे तो ये ज़्यादा क्षेत्र घेरेगा, जिसका मतलब क्या कि इसका आयतन परिवर्तन हुआ है। ठीक ना, तो मतलब ये नहीं अपरिवर्तित है। ठीक, बी दिया हुआ है कि भार, भार देखिए कैसे न परिवर्तन हुआ, देखिए यहाँ 1 kg है और यहाँ 2 kg हो गया, तो ये देखिए तो ये जो है आपको द्रव्यमान हो गया 1 kg, लेकिन जब देखिए भार क्या होता है कि W बराबर होता है आपको mg। ठीक ना, ये भार जो है द्रव्यमान पर तो निर्भर कर ही रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान बदला है, यानी कि 1 kg की जगह 2 kg हो गया है, तो इसका मतलब भार भी बदलेगा। ठीक, तो भार भी बदलेगा, इसका मतलब भार भी अपरिवर्तित नहीं होगा। ठीक, चलिए अब सीम दिया है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान तो यहाँ दिख ही रहा है कि यहाँ 1 kg था पहले, आप 2 kg डाल दिए हैं, तो द्रव्यमान तो बदला ही है। लेकिन देखिए इसका जो घनत्व है, मतलब पदार्थ तो सेम दिए हैं, दूध है तो दूध का घनत्व, अगर 1 kg दूध लीजिए उसका भी घनत्व वही होगा, और आप 5 kg दूध ले लीजिए उसका भी घनत्व वही होगा, चाहे आप कितना भी दूध ले लीजिए उसका भी घनत्व वही होगा। ठीक ना, पदार्थ सेम है। ठीक ना, अगर पदार्थ चेंज करते तो उसका घनत्व अलग होता है। ठीक है, जैसे कि दूध है तो इसमें अगर हम पानी मिला देते तब इसका घनत्व में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ दूध में हमको दूध ही मिलाए हैं तो ये घनत्व में कैसे चेंज होगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। देखिए मृग मरीचिका क्या होता है। ठीक ना, जैसे देखिए आप जब रोड पर जाते होंगे गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है कि बहुत दूर पर दिखता है कि जैसे लगता है कि सड़क पर जो है ना पानी गिरा हुआ है। ठीक ना, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते होंगे तो वहाँ पानी रहता ही नहीं है। ठीक ना, इसी को ही मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक है, तो मृग मरीचिका क्या है, तो एक प्रकार की भ्रम हो रहा है, ये भ्रम ही नहीं हो रहा है कि यहाँ से लग रहा है दिखने में कि वहाँ पर है कुछ ना कुछ है, वहाँ पर कुछ पानी है। ठीक ना, लेकिन वहाँ जाते तो वहाँ कुछ नहीं रहता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का ये भ्रम हुआ। ठीक ना, ये भ्रम जो मृग मरीचिका बनता है ये किसके कारण बनता है, ये आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाए। ठीक ना, देखिए पायर हीलियोमीटर जो है इसका प्रयोग किया जाता है आपको सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। ठीक, देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। ठीक ना, अब देखिए सोलर रेडिएशन को मापने के लिए मात्र 2 ही उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, एक तो पायर हीलियोमीटर हो ही गया, एक दूसरा देखिए कौन सा उपकरण है, तो वो है आपको पायरेनोमीटर। ठीक, पायरेनोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है किसके मापने के लिए, तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव यानी कि पी के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, देखिए कोई उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये है क्या आपको, सॉरी उत्तल दर्पण बनाना था, तो ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक नहीं, उत्तल दर्पण क्या होता है कि उसका जो है परावर्तक सतह उभरा हुआ आता है। ठीक ना, देखिए ये उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक ना, यहाँ कहाँ पर रखा गया है वस्तु को, तो दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव यानी पोल पी के बीच में रखा हुआ है। ठीक ना, अनंत देखिए ये मान लीजिए ये अनंत हो गया। ठीक ना, ध्रुव ये क्या होगा, पोल ये पी ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में कहीं पर भी हम वस्तु को रख दिए। ठीक, रख दिए यहाँ पर वस्तु माना कि। ठीक, तो बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रकृति क्या होगा। देखिए यहाँ पर कौन सा दर्पण है, तो ये आपको उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण में कहीं पर भी वस्तु रखा रहे हैं तो सब जगह का जो है ना प्रतिबिंब का प्रकृति एक ही होता है। ठीक ना, देखिए उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक दशा में जो है ना इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, तो ये दर्पण के पीछे बनता है, और तथा जो है ये वस्तु से आकार का हमेशा छोटा होता है। ठीक ना, ये वस्तु का आकार के छोटा और सीधा भी बनेगा और आभासी बनता है। ठीक, तो ये ऐसा इसका होता है,
प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ देखिए किस ऑप्शन में ये सब बात दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए दिया है कि आभासी तथा सीधा। देखिए सीधा और आभासी हो, यहाँ तो मिल तो रहा है ये चीज़, ठीक। देखिए और भी देख लेते हैं, वास्तविक तथा सीधा, ठीक। तो वास्तविक तो नहीं बनता है, ठीक नहीं। आभासी बना है तो वास्तविक कैसे बन जाएगा, ठीक नहीं, ये तो नहीं होगा। सी में दिया है कि वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक और उल्टा तो नहीं, वास्तविक और सीधा बनता है, ये भी कटा। डी में दिया है कि आभासी तथा उल्टा। आभासी तो बना लेकिन सीधा बना, उल्टा नहीं बना, ठीक, ये कटा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आभासी तथा सीधा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक ना। देखिए भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है ये आपको स्थित है देहरादून में, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देहरादून, ठीक। इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, देहरादून, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर। देखिए प्रथम जो है ये भारी पानी का संयंत्र जो है ये आपको कहाँ पर स्थापित किया गया, देखिए ये स्थापित किया गया था, ये किया गया था आपको पंजाब में, ठीक ना। देखिए पंजाब का जो है एक ज़िला है, पंजाब का कौन ज़िला, तो पंजाब को जो है आपको ये रूपनगर ज़िला के नांगल नाम का एक बस्ती है, यानी कि कस्बा है नांगल, वहीं पर ये किया गया था, ठीक ना, इसका स्थापना किया गया था, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नांगल, ठीक ना। देखिए कब इसका किया गया था स्थापना, इसका स्थापना किया गया था आपको 1962 ईस्वी में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सा ऐसा है जो कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक। देखिए भौतिक परिवर्तन होता कैसे, उसके लिए समझेंगे तभी तो इसका उदाहरण को हम समझ पाएंगे, ठीक ना। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि देखिए जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक, कोई भी पदार्थ है, ठीक ना, उसका जो है ना ताप या दाब दिए कुछ भी करके जो है ना उसका परिवर्तन किए, ठीक ना। तो परिवर्तन अगर कर दिए तो उस परिवर्तन के पश्चात जो नया पदार्थ बना, उस पदार्थ से हम पुनः जिस पदार्थ से हम परिवर्तन उस नया पदार्थ में किए थे वह पदार्थ अगर हम पा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक, क्या है ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक ना। इस पर हम टेम्परेचर दे दिए, चाहे इस पर दाब दे दिए या ताप या दाब कुछ भी दे दिए, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पिघल के क्या हो जाएगा, आपको पानी बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये जो पानी बन गया इसको ताप दाब देने के बाद जो हमको प्रोडक्ट आया, यानी कि पानी प्रोडक्ट के रूप में आया, तो इस पानी को जो है पुनः अगर हम इसको टेम्परेचर दे करके इसको कम टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुनः ये बर्फ में बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ये भौतिक परिवर्तन जो है ना हमेशा ये अस्थायी होता है, अस्थायी तो है। देखिए बर्फ बदल गया पानी में, पुनः ये पानी बर्फ में बदल गया, मतलब क्या, ये अस्थायी होता है तथा ये कैसा होता है, तो ये उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। अब देखिए इसका देखते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। देखिए हवा में जब रखते हैं चांदी को तो वो काला हो जाता है, तो ये काला क्यों होता है, देखिए काला जो होता है ये आपको ये संक्षारण का रूप है, ठीक नहीं, कि वो उसका संक्षारण हो गया, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ का संक्षारण होता है तो वो जो है आपको रासायनिक परिवर्तन में आता है, ठीक। तो ये तो कट गया, ठीक नहीं, हमसे भौतिक के बारे में पूछा है। बी में कहा है कि मोमबत्ती का जलना, ठीक है। देखिए मोमबत्ती का यहाँ जलना का है, यहाँ इस बात को ध्यान दीजिए। अगर मोमबत्ती का पिघलना का था तो ये हो जाता भौतिक परिवर्तन, क्योंकि देखिए मोमबत्ती जो पिघलता है, जैसे देखिए यहाँ मोमबत्ती हम जलाए हैं, ठीक, जैसे देखिए ये मोमबत्ती है इतना बड़ा, ठीक, यहाँ जल रहा है ये मोमबत्ती, लो यहाँ दे रहा है, ठीक ना। जब ये जलता है देखिए मोमबत्ती, देखिए कुछ कुछ भाग जो है ना इसका पिघल के जो नीचे यहाँ जम जाता है, ठीक ना, यहाँ नीचे जम जाता है मोमबत्ती का पीछे पिघल के, ठीक ना। लेकिन जितना आपने मोमबत्ती जितना इतना बड़ा मोमबत्ती हम जलाए हैं लेकिन उतना ही इसका पिघल के तो यहाँ नहीं आया। इसका मतलब हुआ है कि कुछ न कुछ तो जल करके वायु में मिला है, ठीक ना, ये वायु में उड़ गया है, ठीक ना, कुछ न कुछ जल करके उड़ा है, ठीक ना। जो जल के उड़ा है क्या उसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो हमको गिरा है नीचे पिघल करके तो इसको तो हम पुनः जमा सकते हैं, जमा करके पुनः इसे मोमबत्ती बना सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो मोमबत्ती जो जल के उड़ गया वायु के साथ मिल गया तो उसे तो हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो क्या हो गया आपको, तो वो हो गया आपको रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। और ये जो पिघल के नीचे गिरा है इसको हम पुनः जमा करके एक नया मोमबत्ती तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये कैसे क्या हो गया, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मोमबत्ती का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन और पिघलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती जला है तो ये रासायनिक हो गया, तो ये भी गया। सी में दिया हुआ है कि दूध से दही बनना, ठीक। देखिए दूध है कोई तो उसका हम दही बना दिए, ठीक है। तो दूध का जब हम दही बना देंगे तो पुनः दही से हम दूध तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी रासायनिक हो गया, ये भी कटा। डी में दिया है कि पानी में चीनी का घुलना। देखिए कोई पानी है इस टब में रखा हुआ, इसमें जो है ना 1 किलो चीनी ला के मिला दिए, ठीक है। 1 किलो चीनी जो मिला दिए हम, ये जो मिल गया चीनी, तो इससे पुनः हम अगर हमको चीनी प्राप्त करना होगा तो देखिए इससे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए स्टव को ले जा करके क्या करेंगे, नीचे से जो है ना आपको टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब ये गर्म होगा तो ये पानी इसका जो है ना वाष्पित होने लगेगा, ठीक है। यानी कि पानी वाष्प बन करके
ये उड़ जाएगा, ठीक नहीं। पानी क्या होगा कि वाष्प बन करके उड़ जाएगा और नीचे जो है चीनी आपका बैठा रह जाएगा। नहीं क्या हुआ कि पानी में चीनी को हम घुला दिए, ठीक नहीं, लेकिन घुलाने के बाद भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं चीनी को, पुनः चीनी को ही प्राप्त कर लिए। यहाँ पानी जो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ा, इसको भी हम संघनन विधि से स्टोर कर सकते हैं, ठीक नहीं। तो मतलब क्या हुआ, पानी भी हमें अलग हो गया और चीनी भी अलग हो गया। मतलब क्या है कि जो हम बनाए थे मिश्रण, उसको जो है ना पुनः पहले की स्थिति में पा लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या आती है, भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। देखिए सबसे पहले समझिए कि भूपट्टी पर जो है जो तत्व का उपस्थिति का क्रम है तो वो कैसे, देखिए सबसे ज़्यादा जो है भूपट्टी पर पाए जाने वाला तत्व है तो ये आपको ऑक्सीजन है, ठीक। उससे कम है आपको सिलिकॉन, उससे भी कम है एल्युमिनियम, उससे भी कम है लोहा और उससे कम है आपको कैल्शियम, ठीक ना। अब देखिए इसमें देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो ये आपको है 46.6%, ठीक। अब देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना है, तो ये आपको 27.7% है। उसके बाद देखिए अल्युमिनियम, अल्युमिनियम कितना है, तो 8 लगभग 8% है, यानी कि 8.1% लिखते हैं, ठीक। लोहा, लोहा कितना है, तो लोहा है आपको ये 5%, ठीक। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, तो ये आपको 3.6% है, ठीक ना। ये सब तो हम देख लिए। अब देखिए क्या है कि सब में से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, तो ये ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व है, ठीक। ये सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, तो ये उपधातु है। अल्युमिनियम क्या है, यहाँ धातु है। लोहा भी धातु है, कैल्शियम भी धातु, ठीक ना। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक ना। अगर पूछेगा उपधातु कौन है, तो उपधातु सबसे अधिक सिलिकॉन हो जाएगा। अगर पूछेगा कि धातु सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो ये अल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये जो हम ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम जो लिख दिए, तो ये हम कैसे लिखे, ठीक ना। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक आपको हमेशा याद कर लीजिएगा, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, ठीक है। ऐसे अगर आप रट लेते हैं कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, Fe, कैल्शियम, तो आप कुछ समय बाद ये भूल जाइएगा, ठीक है। लेकिन जो है इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे हमेशा याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिक है आपको क्या है, तो OCl यानी कि OCl फेकोना, ठीक ना, फेकोना, ठीक। अब देखिए ओ से क्या हो गया आपको ऑक्सीजन हो गया, सी से हो गया आपको सिलिकॉन, अल से हो गया आपको अल्युमिनियम, फेस हो गया आपको लोहा यानी कि Fe, और कोस हो गया यानी कि कैल्शियम, और नॉस हो गया आपको सोडियम, ठीक ना। यही इसका क्रम होता है, ठीक ना। तो इसको याद करने का ट्रिक भी देख लिए। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। देखिए ऑक्सीजन के बाद मूल तत्व कौन है, तो ये सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान, यानी कि कैल्शियम जो इस समय ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें कि कैल्शियम में, देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि चीनी मिट्टी, बी में कोरंडम, सी में जिप्सम, डी में टेल। देखिए इस समय से देखिए जिप्सम ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें क्या आपको कैल्शियम होता है, ठीक है। देखिए जिप्सम को जब हम रासायनिक दृष्टिकोण से देखेंगे, ये जो है ना आपको कैल्शियम और सल्फेट का बना होता है, ठीक ना। और इसमें जो है ना आपको जल का भी 2 अणु होता है, ठीक। देखिए इसका फार्मूला देखते हैं सबसे पहले। देखिए फार्मूला क्या होता है आपको CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक ना। देखिए यहाँ क्या हुआ है कि देखिए कैल्शियम भी है और सल्फेट भी है, ठीक ना, और क्या है पानी भी, ठीक नहीं। मतलब क्या हुआ कि इसमें देखिए कैल्शियम विद्यमान है, यानी कि कैल्शियम विद्यमान है। यही हमसे तो पूछा है कि किसमें कैल्शियम विद्यमान होती है, जिप्सम हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य शरीर नाव के 5 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से कूदता है। देखिए यहाँ नदी के किनारे में, देखिए नदी है, ठीक। सबसे देखिए नदी है और नदी के किनारे में क्या है, एक नाव लगा हुआ है, ठीक है। ये नाव लगा हुआ है, ठीक। ये नाव जो लगा हुआ है, ये क्या कह रहा है कि एक मनुष्य के स्थित नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से कूदा। एक आदमी आया, एक लड़का यहाँ तट पर से, और ये कितना कूद गया, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कूद गया। यानी कि इसका भी क्या हो गया, वी ऑफ कौन है, ये आदमी है तो यानी मनुष्य है, तो एम लिख देते हैं, वी ऑफ एम। तो कितना हो गया इसका, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक ना। यानी कि प्रति सेकंड के चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से खिसकी। यानी कि नाव का गति क्या हो गया, तो नाव का गति यानी कि वी ऑफ नाव क्या हो गया आपको, तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक ना। चाल से खिसकी तो बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, ठीक ना। यहाँ हमको द्रव्यमान का, अगर दोनों का द्रव्यमान का हम अनुपात निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना गुना है, ठीक ना। देखिए यहाँ देखिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि देखिए यहाँ देखिए नाव पर आकर के आदमी कूदा है, ठीक।
और ये नाव भी कुछ पिछा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कि कोई भी प्रकार का क्रिया होगा तो उसमें क्या होता है कि हमेशा जो है ना आपको संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। यानी कि कूदने से पहले जो नाव का संवेग था और चाहे कूदने के बाद, तो दोनों का संवेग जो है ना आपको समान होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कूदने से पहले जो व्यक्ति था उसका संवेग क्या होगा, तो उसका संवेग देखिए, माना कि व्यक्ति का द्रव्यमान हम मान लेते हैं एम व्यक्ति, यानी कि एम मनुष्य को एम ही मान लेते हैं, ठीक है, एम। और देखिए संवेग क्या आता है, संवेग बराबर फॉर्म रहता है एम इंटू भी, ठीक है। तो इसका वेग कितना माने है, तो 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। देखिए ये किसके बराबर होगा कि जो नाव का जो संवेग है, मतलब दोनों का जो है संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, तो संवेग के बराबर इसके संवेग बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो मास ऑफ नाव इंटू वेग ऑफ नाव, तो वेग ऑफ नाव कितना दिया हुआ है, तो 0.5 है, तो 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आएगा और ये 5 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि मास ऑफ आदमी, यानी कि आदमी का द्रव्यमान बटा नाव का द्रव्यमान, देखिए हम क्या इसको लिख सकते हैं, तो 1/10, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि नाव का द्रव्यमान 10 है तो आदमी का द्रव्यमान 1 है, ठीक है। तो कितना गुना हो गया, यहाँ देखिए कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। देखिए मनुष्य का द्रव्यमान 1 kg है तो नाव का द्रव्यमान 10 kg है, तो मतलब कितना गुना हो गया, तो 1 में हम 10 से गुना करेंगे तभी तो 10 प्राप्त होगा। कितना गुना हो गया, ये 10 गुना हो गया, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 गुना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत तायता के रूप में प्रयुक्त होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, पीले रोशनी वाला। तो इस लैंप निम्न में से किसका प्रयोग होता है। देखिए ज़्यादातर जो है आपको सड़क के किनारे जो है ना 3 प्रकार का लैंप का प्रयोग होता है, ठीक है। एक देखिए आपको सोडियम लैंप प्रयोग होता है, सबसे पहले देख लेते हैं सोडियम लैंप। एक होता है आपको सोडियम लैंप, ठीक ना। देखिए सोडियम लैंप जो प्रयोग होता है ये जो हमेशा कैसा रोशनी देता है, तो ये पीली रोशनी देता है, ठीक ना। ये पीला रोशनी देता है, ठीक ना। तो ये पीला रोशनी किस कारण से देता है, इसमें जो है ना सोडियम दिया जाता है, ठीक ना। इसमें जो है ना आपको सोडियम का उपयोग किया जाता है, इसी कारण से ये पीला रोशनी देता है, ठीक ना। एक देखिए आपको है तो मरकरी लैंप, दूसरा कौन है, तो मरकरी लैंप, ठीक। देखिए मरकरी लैंप जो है ये आपको कैसा प्रकाश देता है, तो ये श्वेत प्रकाश देता है, ठीक ना। और श्वेत में भी जो है ना हल्का नीला रहता है, ठीक ना। श्वेत में जो है ना आपको हल्का नीला रहता है, ठीक। अब देखिए तीसरा है आपको कौन, तो ये आपको प्रदीप्ति लैंप, ठीक। कौन सा लैंप है, तो प्रतिदीप्ति लैंप, ठीक है ना, प्रतिदीप्ति लैंप, ठीक। ये प्रतिदीप्ति लैंप जो है ये आपको कैसा प्रकाश देती है, तो ये आपको जो है ना सूर्य के जैसा प्रकाश, जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश जैसा आता है ना उस प्रकार का ये प्रकाश आपको देती है, ठीक है। सूर्य जैसा ये प्रकाश देती है, ठीक ना। ये सूर्य जैसा प्रकाश देती है। तो यहाँ से किसके बारे में पूछा है कि आजकल रोशनी में पीले रंग का बहुतायत में प्रयुक्त हो रहा है, तो इन लैंपों में से कौन होगा। देखिए पीला रंग कौन देता है, ये सोडियम लैंप देता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, ठीक ना। यानी कि डीएनए में जो उपलब्ध है कौन सा यौगिक जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। देखिए डीएनए में जो एमिनो अम्ल बनाने वाला जो होता है यौगिक वो कौन कौन सा है, देखिए वो है आपको गुआनीन, एडिनिन हो गया, गुआनीन, उसके बाद है आपको साइटोसिन, ये सब क्या आपको कि एमिनो अम्ल बनाता है, ठीक ना। देखिए ये सब ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि एडिनिन, बी में दिया हुआ है आपको टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन तो नहीं होगा, सी में दिया हुआ है गुआनिन और डी में दिया है आपको साइटोसिन, ठीक है। ये तीनों क्या करता है आपको एमिनो अम्ल बनाता है, ठीक है ना। यहाँ हमसे पूछा है कि नहीं बनाता, तो नहीं कौन बनाएगा, तो यही बनाएगा, नहीं एक ही बचा हुआ है ऑप्शन, तो यही ना मारेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको टायरोसिन हो जाएगा। देखिए आप देखिए टायरोसिन क्या करता है, ये जो है टायरोसिन ये जो है ना आपको स्तनी जीव होता है, जितना भी स्तनी जीव होता है इनके स्तनपायी जीव होता है उसके शरीर में ये एमिनो एसिड का ही निर्माण करता है, लेकिन ये जो है ना आपको स्तनी जीव में निर्माण करता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से पूछा था डीएनए में उपलब्ध, डीएनए में कौन नहीं बनाता है, तो डीएनए में यही नहीं बनाएगा, ये स्तनी में बनाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले समझिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है क्या। देखिए
पौधा का एक पौधा होता है, जैसे दलहनी हो गया, तिलहनी हो गया, इस टाइप का पौधा का गुण क्या होता है कि जो है ये वायुमंडल से जो नाइट्रोजन रहता है उसको अवशोषित करके अपने जड़ में जो है स्टोर कर लेता है, ठीक ना। तो जड़ में जो स्टोर कर लेता है इसी को कहा जाता है आपको नाइट्रोजन स्थिर करने। क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन को स्थिर कर लिया, ठीक ना। तो देखिए इस समय से कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ये देखिए चना दिया हुआ है, बी मटर, सी सेम और डी धान। ठीक, देखिए यहाँ पर चना, मटर और सेम ये इस प्रकार का पौधा है, ये तीनों आपको दलहनी है, ठीक ना। ये तीनों दलहनी है तो ये तीनों क्या करेगा, आपको नाइट्रोजन का क्या करेगा, स्थिरीकरण करेगा है, ठीक ना। लेकिन धान जो है ये नहीं करता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 2,4-D क्या है। देखिए 2,4-D जो है ये एक प्रकार का कैसा है, तो ये आपको खरपतवार नाश है, ठीक ना। मतलब जैसे देखिए कि जैसे ये खेत है, ठीक ना, ये खेत में जो है ना आपको अनवांटेड कुछ न कुछ हो ही जाता है खरपतवार, ठीक है। ये खरपतवार को ये नाश करने के लिए जो है इसको आपको स्प्रे के माध्यम से इसमें खेत में जो है आपको स्प्रे कर दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक खरपतवार नाशी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ठीक है। देखिए मानव शरीर में क्या है कि सबसे ज़्यादा किस तत्व का प्रतिशत होता है, ये होता है आपको ऑक्सीजन का, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसके द्वारा, ठीक है। देखिए रेडियो एक्टिविटी जो मापी जाती है ये मापी जाती है आपको कि किसके द्वारा, तो ये गाइगर काउंटर से मापा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम, दूसरा नाम एक और भी है कि इसका दूसरा नाम है आपको गाइगर मूलर काउंटर, ठीक है। गाइगर मूलर काउंटर, ठीक ना। देखिए इसके द्वारा जो है ना आपको ये रेडियो एक्टिविटी तो मापी ही जाती है, और इसके द्वारा एक और चीज़ मापी जाती है, वो मापी जाती है आपको नाभिकीय विकिरण में उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। क्योंकि नाभिकीय विकिरण में जो जितना उत्सर्जन हुआ है, यानी कि नाभिकीय विकिरण में जो उत्सर्जन हुआ है, यानी कि उत्सर्जनों का इसमें पता लगाया जाता है, ठीक ना। उत्सर्जन का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या जगह होता है, रेडियो एक्टिविटी को मापी जाती है किसके द्वारा, तो गाइगर काउंटर में मापा जाता है, ठीक। गाइगर काउंटर से, ठीक। इसका तो ऑप्शन में भी हो गया, ठीक। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक। और आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक भी कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजवेल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितना भी वीडियो हम कराए हैं साइंस से रिलेटेड 1 से 115वां सेट तक, टोटल को जो है ना एक ही प्लेलिस्ट में जो है संकलित कर दिया गया है बढ़िया तरीका से सीरियल वाइज, ठीक। तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, ठीक। और चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।